हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं वीरेंद्र कुमार टेलर बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज हम हमारा जो न्यू चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही ये मान के चले मैकेनिक्स का रीढ़ का हड्डी है। यानी ये जो चैप्टर है आपके पास में इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आप इसके बेसिस पर हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हर टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम फिजिक्स के कौन से पार्ट में, हम फिजिक्स के कौन से पोर्शन में हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स काफी टाइप की होती है, बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड है और हम एक पोर्शन यहाँ पढ़ते हैं मैकेनिक्स। फिजिक्स में कौन सा पोर्शन यहाँ पढ़ने को मिल रहा है भाई आपको, मैकेनिक्स पोर्शन पढ़ने को मिलता है। मैकेनिक्स का मीन यहाँ क्या है, यदि हम बात करें कि चलो सर मैकेनिक्स की बात करते हैं कि सर मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का हम स्टडी करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी जिसमें किया जाता है, बच्चों को फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है आपके पास में, मैकेनिक्स होती है। यानी यहाँ हम इसमें ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं भाई। अब मोशन का हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी का भी ये मैकेनिक्स क्या कर देता है, कुछ पोर्शन में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो हम इसमें मोशन का स्टडी करते हैं बच्चों। इसमें मोशन का स्टडी करने के लिए भी हम इस मैकेनिक्स को टू ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं और टू पोर्शन जो इसका होता है बच्चों, वो फर्स्ट है स्टैटिक्स। फर्स्ट कौन सा बच्चों, स्टैटिक्स है। सेकेंड अपने पास क्या है बच्चों, डायनेमिक्स है। सेकेंड अपने पास क्या है, डायनेमिक्स है। अब ये हम बात करें स्टैटिक्स की, यदि हम बात करते हैं और डायनामिक्स की हम बात करते हैं कि सर इन दोनों का मीन क्या है, इन दोनों को हम किस तरीके से एक्सप्रेशन समझते हैं। देखो कैसे हम समझते हैं। देखो सबसे पहले यदि मैकेनिक्स की बात करें तो मोशन की बात करते हैं और बच्चों मोशन विदाउट फोर्स को अप्लाई किए नहीं हो सकता है। यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं भाई, फोर्स अप्लाई करते हैं और मोशन होता है, तो हम उसी का स्टडी किस में कर रहे हैं, मैकेनिक्स में कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया कि हम फोर्स अप्लाई तो करते हैं बट वहां पर मोशन नहीं होता है। कुछ ऐसे फोर्सेस लगते हैं जो बैलेंस में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, या कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं। उनका पोजीशन एज इट इज का एज इट इज ही बना रहता है। जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको कि जैसे मान लो माउंटेन अपने पास है, क्या है बच्चों, माउंटेन है। अब उस माउंटेन को बहुत सारा फोर्स अप्लाई कीजिए। अब फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं पर आप भी देखेंगे कि वो माउंटेन जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो उस माउंटेन पर लगने वाले फोर्स का यदि आपको स्टडी करना है तो बच्चों वो डायनेमिक्स में नहीं किया जाएगा, वो किस में किया जाएगा, स्टैटिक्स में किया जाएगा। या मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर अपोजिट डायरेक्शन में दो मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, बट ये देखा गया कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। वो ऑब्जेक्ट जैसा का है वैसा का वैसा ही है, इक्विलिब्रियम में है, वो बैलेंस में है और हम उसका स्टडी किस में करेंगे, स्टैटिक्स में करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं बट वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है, तो हम मैकेनिक्स का स्टैटिक्स ब्रांच में उसका स्टडी करते हैं। इसी तरीके से मान लो ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया है और वो उस फोर्स की वजह से क्या करने लग गई है भाई, कंप्लीटली मोशन करने लग गई है। यानी मैकेनिक्स में या तो मोशन होता है या मोशन करवाने का क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है। देखो कैसे, यहाँ फोर्स तो अप्लाई किया गया था लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पा रहा है। यानी हम इसमें ऑब्जेक्ट के रेस्ट कंडीशंस का क्या करता है, स्टडी करते हैं। कब, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं या उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम उनका स्टडी करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं भाई, यदि मैं अपना पोजीशन स्टैंड कर रखा है तो मेरा मास m है,
मैं खड़ा हूं, मैं मोशन में नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर ही बच्चों दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक डाउन में mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मैं हूं तो रेस्ट में और मेरे ऊपर भी देखो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं और स्टैटिक्स में किसका पोर्शन है, मैकेनिक्स का पोर्शन है। यानी हम पूरा मैकेनिक्स पढ़ते हैं, हम स्टैटिक्स का पोर्शन भी बच्चों पढ़ते हैं, तो हम डायनामिक्स का पोर्शन भी पढ़ते हैं। तो कुछ बात समझ में आ रही है? यानी मोशन का मतलब ये हो रहा है या मैकेनिक्स का मतलब ये हो रहा है कि आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने पर या तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो जानी चाहिए या चेंज नहीं होती है तब भी हम क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। यदि वो रेस्ट में ही बना रहता है कंटिन्यूस तो हम उसको स्टैटिक्स में पढ़ेंगे और मोशन करने लग जाएगा तो वो डायनेमिक्स में पढ़ा जाएगा। अब उसको डायनेमिक्स में भी दो पोर्शन है, डायनेमिक्स भी दो पार्ट में क्या है, डिवाइड हो रखा है। तो यह डायनेमिक्स की बच्चों दो पोर्शन में अपने पास क्या है, डिवाइड है। फर्स्ट पोर्शन यदि हम बात करें तो बच्चों फर्स्ट पोर्शन होता है काइनेमेटिक्स। फर्स्ट पोर्शन कौन सा होता है बच्चों, काइनेमेटिक्स होता है। और सेकंड पोर्शन होता है काइनेटिक्स, जिसको नॉन काइनेमेटिक्स भी हम कहते हैं। यानी फर्स्ट पोर्शन अपने पास क्या होता है बच्चों, काइनेमेटिक्स होता है, तो ये लिख देते हैं ये काइनेमेटिक्स है, ठीक है। और सेकंड पोर्शन जो होता है बच्चों अपने पास क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। इस काइनेटिक्स को बच्चों नॉन काइनेमेटिक्स भी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर हमें डायनेमिक्स में कौन सा पोर्शन पढ़ना है। हालांकि हम कुछ पोर्शन तो ये मान के चले थोड़ा बहुत 99% हम काइनेमेटिक्स का ही पोर्शन पढ़ते हैं, कुछ ही परसेंट हम काइनेटिक्स का पढ़ते हैं। तो डायनामिक्स में बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड है, काइनेमेटिक्स है और सेकंड कौन सा है, काइनेटिक्स है। काइनेमेटिक्स का मीन क्या होता है कि जैसे मान लो आप ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हो भाई, फोर्स लगा रहे हो भाई। आप डायनामिक्स की बात करें, डायनामिक्स में काइनेटिक्स की बात करें तो डायनामिक्स में मोशन हो रहा, मोशन कब होगा बच्चों, जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स कौन से मेथड से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो फोर्स किस तरीके से लग रहा है, कहां से वो प्रोडक्शन उसका हो रहा है, आपने फोर्स कहां से अप्लाई किया है, उस फोर्स का लगाने का मेथड क्या है, उसका रीजन क्या है। यानी मोशन हो रहा है तो उस मोशन का मेन रीजन क्या है, हम उन रीजन का स्टडी काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं भाई। यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है, यदि ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई किया गया है, वो कौन से मेथड से अप्लाई किया गया है, उसका प्रोडक्शन किस लेवल से हो रहा है, किस प्रकार से वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम उसका स्टडी इस काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। हम ओनली एंड ओनली जो उसका ज्योमेट्रिकल फोर्स लगने के बाद मोशन हो रहा है, हाँ ऐसा तो स्टडी करेंगे कैसे कि फोर्स अप्लाई हुआ, उसका क्या मेथड है, लेकिन हमें उसका स्टडी नहीं करना है। लेकिन ये अप्लाई हो रहा है और अप्लाई होने के बाद फोर्स में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, भाई हम इसका स्टडी करेंगे। उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो रहा है, उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, हम इनका तो स्टडी करेंगे इसमें, किसमें, काइनेमेटिक्स में। लेकिन अब लगने वाले फोर्स का प्रोडक्शन लेवल क्या है, उनका वर्किंग मेथड क्या है, मेन रीजंस क्या है मोशन का, हम इसमें काइनेमेटिक्स में उसका स्टडी नहीं करते हैं। वो स्टडी किस में की जाएगी, काइनेटिक्स में की जाएगी। यानी काइनेटिक्स में दोनों का स्टडी होता है। काइनेटिक्स में फोर्स का प्रोडक्शन लेवल क्या है, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, उसका क्या वर्किंग है, और उसके बाद में मोशन के बाद में उसमें क्या क्या जनरेट हो रहा है, क्या क्या चीजें आपके पास फाइंड हो रही है, वेलोसिटी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, इंपल्स आ रहा है, हम सभी का स्टडी करते हैं। तो वो डायनामिक्स का कौन सा ब्रांच होता है आपके पास, काइनेटिक्स होता है। तो इस तरीके से डायनामिक्स जो है बच्चों वो दो पोर्शन में डिवाइड है। काइनेमेटिक्स यानी विदाउट रीजंस, मोशन का विदाउट रीजन हम स्टडी करेंगे, लगने वाले फोर्स का वर्किंग का हम स्टडीज में नहीं करते हैं। और हम यदि फोर्स मोशन हो रहा है और उस मोशन के वर्किंग का भी स्टडी करेंगे तो बच्चों अपने पास क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। क्लियर है यहां तक। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं मोशन की, वो हम किसके रेफरेंस में करेंगे, हम अब उसको पढ़ते हैं, फिर बच्चों मोशन के टाइप आएंगे और फिर मोशन के टाइप आने के बाद में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से अपना मेन बेसिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हम हमारे इस स्टैंडर्ड पर, हम आईआईटी नीट के पैटर्न के बेसिस पर, या हम हमारे इस स्कूली नॉलेज के बेसिस पर या कंपटीशन के बेसिस पर
हम किस फ्रेम में मोशन को पढ़ते हैं तो हम उसका स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे बच्चों हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम जब मोशन का स्टडी हम किस फ्रेम में करते हैं उस फ्रेम को हम पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर आप इतना बता रहे हैं लेकिन अभी तक आपने मोशन क्यों नहीं डिफाइन किया, रेस्ट को क्यों डिफाइन नहीं किया। बच्चों अभी हम इसलिए डिफाइन नहीं करें कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। उस मैकेनिक्स में हम कौन सा पोर्शन किस फ्रेम में पढ़ेंगे, फिर अपने पास मैकेनिक्स में मोशन स्टार्ट होगा, मोशन के टाइप्स स्टार्ट होंगे, उसके नेचर के बेसिस पर, ये सभी के बेसिस पर हम फाइंड करेंगे, बताएंगे आपको। तो कहने का मीन क्या है कि अभी केवल बेसिक में आपको इतना बता रहा हूँ कि हम मोशन कौन सा पढ़ने वाले हैं, किस फ्रेम में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, सबसे पहले तो इसको जानना बड़ा कठिन काम है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। लेकिन यदि आप इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा तो मैं कह रहा हूं 100% अपने दिमाग में बात फिट बैठ जाएगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास क्या है। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखने से हमें बहुत सारे आइडिया जनरेट होने लग जाते हैं माइंड में। देखो जैसे समझते, देखो क्या है भाई, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने कोई ए पर्सन था, मैं समझा रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल से समझाऊंगा कि कोई ए पर्सन मेरे पास है। बहुत सारे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल को समझा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल से कोई ए पर्सन है और ए पर्सन से मैंने बी पर्सन का क्या पूछा है, लोकेशन पूछा है। मैंने ए पर्सन से बी पर्सन का जो होम है, उसके घर का, उसके होम का, उसका लोकेशन पूछा है। तो मुझे ए जो है वो ये कह रहा है कि सर आप यहां से लेफ्ट में 300 मीटर जाइए, उसके बाद में आप यू टर्न लीजिए 400 मीटर। मतलब कहने का मीन वो मुझे क्या कर रहा है, एक रेफर कर रहा है। वो मुझे बी के घर का जो लोकेशन है उसको जानने के लिए बता रहा है, उसको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से मूव करते जाइए, आप जाएंगे। फिर मुझे अच्छा मुझे बताइए कितना टाइम मुझे वहां तक लग जाएगा जाने में। तो वो ये बोलेगा कि सर आपको अप्रोक्सीमेट, आपके पास ये व्हीलर है, आप पैदल जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इतना टाइमिंग लगेगा। यानी उसने मुझे दो चीजें बता दी, उसने मुझे यहाँ बी तक जाने के दो चीजें बता दी। एक तो मुझे उसने उसका एग्जैक्टली क्या बता दिया है, पोजीशन बता दिया है कि आप सर लेफ्ट में जाइए, फिर राइट में मूव कर दिए, उसके बाद देखेंगे येलो कलर का उसका मकान है, सेकंड नंबर का है, उसका प्लॉट नंबर इतना है। तो एक तरीके से मुझे उस ऑब्जेक्ट का क्या बता चुका है, वो पोजीशन बता चुका है। सेकंड, मुझे इतना भी आइडिया उसने दे दिया है कि यदि आप इतना स्पीड से, या आप मान लो पैदल जा रहे हैं तो आपको 10 मिनट लगेंगे। आप यदि टू व्हीलर से जा रहे हैं तो रोड छोटी है, कम ट्रैफिक है, आपको इतना टाइम लगेगा। आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं इतना टाइम लगेगा, अच्छा आपके पास बस है तो इतना टाइम लगेगा। तो उसने मुझे हर सिचुएशन का वेलोसिटी भी बता दिया है कि हर सिचुएशन में इतनी स्पीड से जाने पर आप इतने टाइम में वहां रीच कर जाएंगे। यानी वो मुझे क्या बता रहा है, वेलोसिटी भी बता रहा है। यानी मुझे वो क्या कर रहा है, वो जो रेफरेंस दे रहा है, और उस रेफरेंस को बताने के लिए हमें किसी न किसी फ्रेम की हमारे फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है, और उस फ्रेम को क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम जिस फ्रेम का यूज करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। पहली चीज बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। सर अच्छा आप फ्रेम बनाकर समझा दीजिए हमें, कि सर अच्छा हमें तो आप ये फ्रेम बनाकर समझा दीजिए कि आप कैसे लोकेशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू बताने वाले हैं। तो मैं हर एग्जांपल के साथ बताता भी रहता हूं कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने मुझे कह दिया कि बी का पोजीशन 4 और 3 है, कितना है 4 और 3 है, तो मेरे माइंड में ये तो क्रिएट हो जाएगा कि 4 लेफ्ट में जाना है, 3 फिर राइट में माइंड करना है, लेफ्ट राइट का है। मान लो वही मैं कह दूं कि ये मेरे पास किसका कोऑर्डिनेट है, लेफ्ट है, और राइट का कोऑर्डिनेट है, ये लो लेफ्ट और राइट का है, ठीक है, फॉरवर्ड का नहीं, लेफ्ट और राइट का ही मान लेते हैं। तो मेरे माइंड में आ गया कि 4 मीटर मुझे लेफ्ट में जाना है, 3 मीटर मुझे राइट में जाना है, या 4 किलोमीटर मुझे लेफ्ट में जाना है, 3 किलोमीटर राइट में जाना है। तो वो चीज मुझे प्रैक्टिकली तो समझ में आ रही है, लेकिन यदि मैं उसको यहाँ बोर्ड पर डिफाइन करूँ, आप यदि किसी कॉपी में उसको रिप्रेजेंट करें, किसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को,
तो आप ये बोलेंगे कि ये x का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट है। तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट है, तो ये देखो बच्चों, ये एग्जैक्ट लोकेशन मान लो उसका, ये 4 और 3 हो गया। ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है 4 है, ये क्या है 3 है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, उसको पोजीशन रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यदि मान लो मैं पोजीशन के साथ साथ इसको स्पीड से भी इसको डिफाइन कर दूं, इसका स्पीड भी मैं, जैसे मान लो वो स्पीड भी कह दे कि आपका स्पीड लेफ्ट में इतना रहेगा, राइट में इतना रहेगा, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रोड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पीड बता दे, तो स्पीड के भी कंपोनेंट को मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये ग्राफ मेरे पास क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। यानी हम हमारे फिजिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, स्पीड है, लगने वाला फोर्स है, हम जिस पर उसको डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हम उनको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लेकिन अभी हम यही नहीं रुक रहे भाई, अभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यही खत्म नहीं कर रहे, अभी हम बहुत सारी चीजें और सीखने वाले इससे। उसके बाद हम इसके टाइप्स और सीखेंगे भाई, और टाइप्स के एग्जांपल भी हम सीखेंगे। तो देखो बच्चों, सेकंड यदि हम बात करें, ये तो फर्स्ट एग्जांपल से कुछ बातें समझ में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीन क्या है। तो देखो, यदि आप पोजीशन, वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन किसको डिफाइन करेगा, उसका स्टैटिक पोजीशन डिफाइन कर सकता है, उसका मोशन का पोजीशन डिफाइन कर सकता है, वेलोसिटी तो मोशन को डिफाइन कर ही रहा है। तो देखो, मैकेनिक्स को पूरी को डिफाइन करने के लिए हम इस ग्राफ का यूज करते हैं मेनली, तो जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं हम। अब यदि बी पॉइंट की यदि बात करें, कि कोई व्यक्ति बच्चों ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति ए है, और एक व्यक्ति बी जो है वो भी बच्चों ट्रेन के ही अंदर है, ठीक है, और कोई सी पर्सन है, कोई सी पर्सन हो रहा है, और ये सी पर्सन कहां पर है, ग्राउंड में है, ठीक है। ट्रेन है, चल रही है, रुक रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम एक कंडीशन बात करते हैं कि आप मान लो ट्रेन में एक व्यक्ति जो बैठा बॉल को ऊपर उछाल रहा है, ट्रेन ए में बैठा व्यक्ति जो है वो जो बॉल को ऊपर उछाल रहा है भाई, ये बॉल को उसने ऊपर उछाल दिया, ठीक है। तो ये बी को बॉल, क्योंकि ट्रेन में बैठे व्यक्ति ए बॉल जब ऊपर उछालता है तो वो बॉल, आप देखना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, तो बॉल उसी जगह वो कैच कर लेता है। तो बी को क्या लगता है कि बॉल स्ट्रेट ऊपर गई है और स्ट्रेट ही नीचे आई, तभी तो हाथ उसका चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वैसे की वैसे ही, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन उसके हाथों में वो बॉल चली जाती है। तो उसके हाथों में बॉल चली जाती है, तो यदि बी जो ट्रेन में बैठा हुआ है, जो ट्रेन में बैठा हुआ, उसको इस बॉल का, ऐसे बना देता हूं, ये बॉल है आपके पास में, इस बॉल का उसको कैसा पाथ दिखाई देगा, उसको स्ट्रेट पाथ के ऊपर गई है और स्ट्रेट पाथ से क्या आ गई, वो नीचे आ गई। कौन किसको दिखाई देगा, देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, उसको कैसा पाथ दिखाई देगा, ए को और बी को स्ट्रेट पाथ की, तो सीधे ऊपर चलेगी, सीधे मेरे हाथों में आ गई। लेकिन जब बी यदि इसको देखेगा, बी नहीं सॉरी सी देखेगा जो ग्राउंड में, तो उसको आप देखना, उसको पाथ पर ये पैराबोलिक दिखाई देगा, बॉल ऐसे गई है, बॉल ऐसे गई है और ऐसे आकर नीचे गिरती है। ट्रेन मानो मोशन में है, तो आप देखना कि वो इस तरीके से आपके पास बॉल आकर गिरती है, आप बॉल को उछाल कर देख सकते हैं, और आप उसी जगह बॉल को कैच नहीं करते, थोड़ा सा पोजीशन चेंज होती है, और बॉल के मोशन को देखें तो बॉल का पाथ आपको कैसा दिखाई देगा, पैराबोलिक दिखाई देगा। यानी हमने यहाँ क्या फील किया, हमने यहाँ क्या फील किया, यहाँ हमने फील किया कि देखो पाथ भी चेंज हो रहा है भाई। अब उस पाथ को करने के लिए हम प्रैक्टिकली तो आपको समझा नहीं सकते कि चलो ट्रेन में चलते हैं भाई, ट्रेन के बाहर खड़े होते और देखते कि बॉल उछाल कर देखते कि ऐसा क्या हो रहा है। तो हमें उसके पाथ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ का ही यूज करना पड़ता है। तो ये ग्राफ जो होता है वो जो पोजीशन को भी डिफाइन कर रहा है, वेलोसिटी को भी डिफाइन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के पाथ को भी क्या करता है, डिफाइन करता है। मतलब इन चीजों को बताने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं, जिन ग्राफ का हम यूज करते हैं, हम उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या यदि हम बोले कि यहाँ, चलो हम और बात करते हैं कि देखें, और हम बात करते हैं और एग्जांपल्स की बात करते हैं कि जैसे बच्चों की आप बैठे हुए हैं और किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पेड़ बिल्कुल रेस्ट में बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप उसी पेड़ को यदि बस में जाते हुए देखते हैं, तो आपको ये फील होता है कि जो पेड़ है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी आप, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अपने पास हुआ क्यों है,
ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्यों है? इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेम है वो चेंज हो चुका है। फ्रेम चेंज हुआ है क्योंकि एक फ्रेम ऐसा था जिसमें स्पीड 0 था आपका, और एक फ्रेम ऐसा है जिसमें आपका स्पीड 0 नहीं है। हो सकता है वो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है कि उसकी स्पीड में क्या है, वेरिएशन है। तो ये वो जो फ्रेम होता है, यानी हम नॉर्मली मैथमेटिकल डिफाइन करने के लिए तो हम ग्राफ का यूज करते हैं हमारे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीन क्या हुआ कि हम मोशन का स्टडी, मेनली मोशन का स्टडी जिन या जिसके रेफरेंस में करते हैं, जिनके रेफरेंस में हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसका पाथ का स्टडी भी कर सकते हैं, हम उसका पोजीशन का स्टडी, हम वेलोसिटी का स्टडी, उस पर लगने वाले फोर्स का स्टडी और उनके कारण आने वाले इंपैक्ट का स्टडी हम जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, हम उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब हम बच्चों हम बात करते हैं इसके टाइप्स पर। भाई इतने टॉपिक से, इतने एग्जाम्पल से हमें सारी चीज समझ में आ जाती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो टाइप्स है उनके एग्जाम्पल से हमारे पास ये और ज्यादा क्लेरिफिकेशन इनका हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो बच्चों दो टाइप का आपके पास होता है। फर्स्ट होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट होता है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड होता है बच्चों नॉन इनर्शियल। सेकंड कौन सा होता है बच्चों? नॉन इनर्शियल होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं बच्चों ऐसा फ्रेम जिसमें स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या होगी? कांस्टेंट होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम किसकी बात करने वाले हैं, या हम बात करने वाले रिलेटेड टू वहां ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी किस तरीके से रहेगा, वेरी करेगा, फिक्स रहेगा, उसके बेसिस पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं। तो ये दो टाइप का हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन करें, पता चल रहा है कि वहां ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे यार? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। न्यूटन्स के जितने भी लॉज होते हैं वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर लागू होती है, आप भी कह सकते हैं। यानी न्यूटन्स के जो लॉ है एनएलएम, जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो सारे जो मोशन के जो भी लॉ है बच्चों, वो अपने पास में इस पर क्या करते हैं? अप्लाई होते हैं। तो ये हम बात करते हैं कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे भाई, और वो फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। यानी वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है टाइम के रेस्पेक्ट में बच्चों, हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहां v क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। यानी हम ये नॉर्मली एक लैंग्वेज में बोले कि एक्सेलरेशन का मीन क्या है? एक्सेलरेशन का मीन क्या है? एक्सेलरेशन का मीन है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब चेंज होगा किसमें? वेलोसिटी में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तभी तो एक्सेलरेशन आ सकता है ना, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो ए यदि नहीं आ रहा तो फोर्स भी नहीं आएगा, फोर्स भी जीरो रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी वहां जीरो रहेगा। यहां हमने क्या कहा कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इसका मीन ये हुआ कि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन वेलोसिटी नो चेंज, कांस्टेंट है। यदि ये चेंज ही नहीं हो रही तो आपके एक्सेलरेशन कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। यानी एक्सेलरेशन यहाँ कितना रहेगा? जीरो रहेगा। और एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। न्यूटन की बात सही साबित हुई, ये स्वयं में न्यूटन की सही बात साबित हुई कि यदि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको इनर्शियल वो बोलते हैं, इनर्शियल वो इसी से बढ़ा है बच्चों अपने पास में, इसी से बड़ा अपने पास है कि देखो कंटिन्यू है कि स्पीड से मोशन करता जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो कंटिन्यू मोशन करता रहेगा।
वो रेस्ट में नहीं आ सकता, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा फ्रेम जो होता है, देखो न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। यानी यदि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने पास में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, फोर्स भी क्या होता है, जीरो होता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ऐसे फ्रेम की बात करो, मतलब ऐसे फ्रेम बताओ सर, आप ऐसे फ्रेम नेचर में हमें बताओ जिसमें ऐसा होता है, जिसमें इस प्रकार का मोशन होता है। फ्रेम का मतलब क्या है, फ्रेम का मतलब क्या है कि हमें सर प्रैक्टिकली बताओ, आप हमें प्रैक्टिकली बताओ, एक ऐसे मोशन को डिफाइन करके बताओ कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि वास्तव में वहां ऐसा अप्लाई हो रहा है। ऐसा फ्रेम अपने पास है। यानी मोशन का स्टडी करने के लिए हम इस पूरे यूनिवर्स में दो ही फ्रेम ले रखे हैं। कौन कौन सा, इनर्शियल और नो। तो सर इनर्शियल का एग्जांपल बताओ जिसमें ऐसा हो रहा है। तो देखो सन के अराउंड में, जैसे हम बात करें ये यहां से, ये सन के अराउंड में, ये सन है बच्चों, ठीक है, और इस सन के अराउंड में अर्थ या अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक फिक्स स्पीड से ही तो मोशन करते हैं भाई। v क्या रहता है उनका, कांस्टेंट ही तो रहता है। v क्या रहता है, कांस्टेंट ही तो रहता है। यदि v कांस्टेंट है, यदि v क्या है, कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है, तो बच्चों देखो अब यदि हमें अर्थ का मोशन का स्टडी करना है, किसके अराउंड में, रिवॉल्यूशन में, सन के अराउंड के रिवॉल्यूशन में, तो वो स्टडी हम कौन से फ्रेम के रेफरेंस में करेंगे, हम उस फ्रेम के रेफरेंस में करना चाहेंगे जहां वेलोसिटी हम कांस्टेंट मानते हुए आते हैं। वहां कौन सा इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा बच्चों, वो इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी का स्पीड सेम है 60 किलोमीटर पर आवर, सेम स्पीड से कार मूव कर रहा है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है, तो बच्चों इसका मीन वो कौन से फ्रेम में स्टडी करेंगे उसके मोशन का, उसका हम इनिशियल फ्रेम में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब और एग्जांपल आप देखना चाहे तो नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बस इतना कॉमन सेंस से आप ध्यान रखें कि हम जिन फ्रेम में मोशन को पढ़ने वाले वो दो ही होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें वेलोसिटी फिक्स होती है, फ्रेम वो इनिशियल होता है। एक ऐसा फ्रेम जिसमें वेलोसिटी को वेरी करवा सकते हैं। मतलब एक बात यहाँ मैंने विशेषकर बताई, इनर्शिया में न्यूटन के तीनों लॉ क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए इसी से बता देते हैं, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल वो होगा जिसमें बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब क्योंकि हमने क्या देखा, हमने पूरे नेचर में क्या देखा कि या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो रेस्ट में रहेगा तो उसके लिए हम फ्रेम की बात नहीं कर रहे, हम फ्रेम की बात कर रहे हैं जो मोशन में रहे ऑब्जेक्ट। और मोशन में दो ही तरीके से रह सकता है, या तो उसका स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या उसका स्पीड वेरी करे। यदि कांस्टेंट स्पीड रहेगा तो फोर्स भी जीरो होगा, इनर्शिया उसको कहा जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा, क्योंकि फोर्स वहां अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मीनिंग कंटिन्यू अपने ऑब्जेक्ट को मोशन को बनाए रखेगा। यह नॉन इनर्शियल की बात करें तो नॉन इनर्शियल में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है, यह लिख देते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज होगा। ये वेलोसिटी चेंज हो रहा था, एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ जीरो नहीं होगा, फोर्स यहाँ जीरो नहीं होगा। यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी दिखेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे दिखे जिनको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, वो एक यूनिफॉर्म मोशन से क्या किए जा रहे, मोशन किए जा रहे। उनका स्टडी करने के लिए हमने किसका यूज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियल का यूज किया। हमने इनिशियल बता दिया, इनिशियल में न्यूटन के लॉ अप्लाई हो रहे हैं। हम बात करें नॉन इनिशियल में, नॉन इनर्शियल में क्या किया जाता है बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब उसमें मोशन के साथ अलग से एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो रहे होते हुए। यानी ऐसा फ्रेम ऐसा ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे, जैसे मैं पहले तेजी से दौड़ रहा हूँ, फिर धीरे हो गया, फिर तेजी से दौड़ रहा हूँ, फिर धीरे, मतलब मेरा स्पीड क्या है, मैं मोशन स्ट्रेट पाथ पे कर रहा हूँ, सपोज करें मैं अपनी स्पीड को तेज भी कर रहा हूँ, धीरे भी कर रहा हूँ, तो देखो कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ये मान लो ऑटोमेटिक मेरी स्पीड तेज और धीरे हो रही है, मान लो रोड ऐसी आ गई जिसमें ऑटोमेटिक मेरी स्पीड धीरे हो गई, रोड ऐसी आ गई जिसमें स्पीड तेज भी है मेरी, तो उस कंडीशन में मेरे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, वहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वी वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। यानी ये पूरे यूनिवर्स में मोशन को पढ़ने के लिए हमने दो ही रेफरेंस ले रखे हैं, हमने दो ही फ्रेम ले रखे हैं, इनर्शियल ले रखा है और दूसरा कौन सा ले रखा है, नॉन इनर्शियल हमने ले रखा है। हम हमारे
ग्राफ पढ़ने के लिए, हम हमारे मोशन को मेनली ग्राफ से पढ़ते हैं बच्चों। तो ग्राफ से पढ़ने के लिए हम दो टाइप के, ग्राफ से पढ़ने के लिए भी बच्चों हम दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम का यूज करते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और बच्चों उन दोनों टाइप में मैंने क्या कहा, हम हमारे यहाँ पर जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे वो ग्राफ के थ्रू मानेंगे, और यह ग्राफ के थ्रू करने के लिए हम उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताएंगे। तो हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते हैं, और हमारे यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं और एक क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सिस्टम क्या होते हैं? फर्स्ट है एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम और सेकंड है बच्चों क्लॉकवाइज सिस्टम, ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है बच्चों? यहां देखें, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये जो थर्ड वाला है ये बच्चों जेड एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में मैं क्या बता रही हूँ और वापस से बता देते हैं भाई। देखो हम अब जैसे सन को हम देखने तो जाएंगे कि सन के अराउंड में किस तरीके से अर्थ मोशन कर रही है, स्पीड कांस्टेंट है नहीं, तो हम उनको बताने के लिए, उनकी स्पीड को बताने के लिए, उनके पोजीशन को बताने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड का मीन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करने के लिए भी दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं, क्लॉकवाइज मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस आपके लेफ्ट में रहेगा, और क्लॉकवाइज में क्या रहेगा? क्लॉकवाइज में जो एक्स एक्सिस रहेगा वो आपके राइट साइड में रहेगा। आपने ज्यादातर क्लॉकवाइज ही पढ़ रखा है, या आप मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो जो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, वो डायरेक्शन वगैरह क्या होती है वो फिजिक्स में हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ भी उनका यूज नहीं आना अपने पास में। तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है सिस्टम और एक क्लॉकवाइज सिस्टम होता है। इस तरीके से आप बना रहे तो वो एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम माना जाता है, इस तरीके से आप बना रहे तो वो क्लॉकवाइज सिस्टम माना जाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं हमारे मोशन की और रेस्ट की। अच्छा, मोशन क्या होता है देखते हो। अब हम मोशन की बात करते हैं और मोशन के टाइप्स की हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पहले लिख दिए यहाँ पर, ताकि कम टाइम में इजीली हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, टाइम भी कम लेंगे और आपका भी टाइम ज्यादा खर्च नहीं हो। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं कि मोशन ही क्या होता है आपके पास। पहले हमने क्या पढ़ा कि मोशन को हम मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, किस बेसिस पे पढ़ते हैं, कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं और कौन सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, और हम उसको कौन से रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं, कौन से रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, मोशन और रेस्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट क्या होता है दोनों देखते हैं। सपोज आपने कोई माउंटेन है, उसको फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के बाद उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। लेकिन एक बात यार समझ में आ रही है कि सर आप रेस्ट कब बोलोगे? आप उसको क्या पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तभी रेस्ट बोलेंगे क्या हम उसको? आप क्या किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल साफ बोलेंगे कि मैंने फोर्स लगाया, कितने बजे लगाया? 10 PM पर लगाया, लेकिन 11 PM तक वो एज इट इज वैसा का वैसा ही। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, माउंटेन के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट ले लो, 10 PM पर फोर्स लगाया, 11 PM तक वो एज इट इज अपने पोजीशन को वैसे ही रख रहा है। यानी हमने यहाँ देखा कि हम उसको किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करने वाले हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी जो मैकेनिक्स जो है वो कहीं ना कहीं अदर फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। हम कभी भी मोशन, हम एब्सोल्यूट मोशन का स्टडी नहीं कर सकते भाई। एब्सोल्यूट मोशन, मैं मोशन कर रहा हूँ, मैं मोशन कर रहा हूँ, कैसे पता चला भाई मैं मोशन कर रहा हूँ? सर मैं 5 बजे आता, 6 बजे आप पहुंचा। अरे टाइमिंग क्यों बोल रहे हो भाई जब आप मोशन कर रहे हो? यदि आप टाइमिंग बोल रहे हो तो आपने अपनी स्पीड को, अपने मोशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है, और यदि आप किसी ने के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो वो रिलेटिव मोशन होता है। यदि हम केवल सेपरेट मोशन को नहीं पढ़ सकते, हम सेपरेट मोशन का भी, हम एब्सोल्यूट मोशन को नहीं पढ़ते हैं भाई।
हम पढ़ते हैं ऐसे मोशन को जिसमें किसी के चेंजेस को भी किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाएगा। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है, उसका स्पीड आप कुछ ना कुछ मान लो आपके पास नहीं आ रहा है, यानी वो ऑलरेडी हर बार टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन को सेम बनाए रख रहा है, तो बच्चों हम उसको रेस्ट बोलेंगे। अब यदि हम बात करें किसकी मोशन की, तो देखो मोशन क्या होता है। हम एब्सोल्यूट मोशन नहीं पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए बच्चों मोशन यानी हम मोशन को बच्चों टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, यानी हम एब्सोल्यूट मोशन नहीं पढ़ेंगे, हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। तो यहां देखिए सपोज कि मेरे पास मैं 4 PM पर कहा था जयपुर में था और मैं 6 PM पर किसी अदर सिटी सीकर पहुंच गया। इसका मीन मेरा पोजीशन देखो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं भाई। यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मोशन। कौन सा, रिलेटिव मोशन, एब्सोल्यूट नहीं कहा जाएगा। तो ये सर अच्छा एक एग्जांपल रिलेटिव का बताओ सर कि कैसे हम रिलेटिव मोशन वैसे डिटेल से और पढ़ते हैं कि जैसे मान लो दो ट्रेन चल रही है, ए ट्रेन और बी ट्रेन, दोनों सेम डायरेक्शन में सपोज करें। इस ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर यानी टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इस ए का स्पीड बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 10 रहेगा। यदि ये 30 से चल रही तो ये आगे चलेगी, ये 20 से आगे चल रही है, 20 से चल रही है, तो ये 30 से यदि आगे चल रही है तो इसमें बैठे व्यक्ति को अपना जो स्पीड है इसके कंपैरिजन में ओनली 10 किलोमीटर पर आवर ही लगेगा। यानी वो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसी दूसरे की स्पीड के रेस्पेक्ट में, तो हम अपने स्पीड का मेजरमेंट कर रहे हैं, और वो खुद किसके मेजरमेंट किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है। यानी हम नॉर्मली कहे कि हम मेनली मोशन का स्टडी किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, हम एब्सोल्यूट मोशन नहीं पढ़ते, हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। तो यहाँ मोशन के जो टाइप्स है बच्चों अपने पास 3 टाइप्स है। फर्स्ट है डायमेंशन के बेसिस पर, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल का मोशन हो गया, देखिए अब हमें पता है कि देखो बच्चों 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x y z। यदि कोई ऑब्जेक्ट ओनली x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, x भी हो सकता है प्लस भी और माइनस भी, और एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, या तो वो स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, फॉरवर्ड भी चल रहा है, बैक भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट है वो आपके पास में, बिल्कुल स्ट्रेट मोशन हो रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन काउंट हो रहा है, x प्लस x माइनस x। वो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में वापस पीछे रिटर्न आ रहा है। इसका मीन वो क्या है, आपके पास 1 डायमेंशनल मोशन है। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, आगे पीछे आ रहा है, किस में आ गया, साउथ में आ गई है, नॉर्थ में एज इट इज बैक आ रहा है, तो सिंगल है। एक इसका कोऑर्डिनेट जब बात करेंगे या तो प्लस x होगा या माइनस x होगा। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, यानी जिसमें ओनली एक सिंगल कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में मोशन होता है। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, यदि उसका पोजीशन स्पीड कुछ भी यदि एक सिंगल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ रहा है तो हम उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। इसमें 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल जैसे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है, और स्ट्रेट ट्रैक पर क्या चल रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, और ट्रेन यदि मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब एक सिंगल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मोशन हो रहा है। 2 कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो कैसे कांस्टेंट है या उनके रेस्पेक्ट में कोई भी टाइप का मोशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ऐसे 2 डायमेंशनल मोशन की देखो एग्जांपल साथ के साथ बात कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, समझा रहा हूं, तो दिमाग में रखना। 2 डायमेंशनल जो 2 कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में भी होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा, बट z के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। जैसे हम बात करें इस नेक्स्ट चैप्टर में हम 2 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। 2D में क्या होगा, जैसे आपने किसी बॉल को फेंका है, ठीक है, अब जब आप बॉल को फेंकेंगे तो पैराबोलिक पाथ कवर करते ग्राउंड पर आएगी, तो आप ये देखेंगे जैसे मैं बोलूं कि बॉल का ये पोजीशन है भाई यहाँ, क्योंकि आपने बॉल को फेंका है, बॉल फेंकते हुए पैराबोलिक पाथ से वापस नीचे आई है, तो मैं आपसे बोलूं कि अब इससे क्योंकि पाथ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का पाथ ही हुआ, और इस पाथ में इस पॉइंट का आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पोजीशन पूछ रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पोजीशन x के रेस्पेक्ट में भी आएगा, y के रेस्पेक्ट में भी आएगा, या कोऑर्डिनेट x y दोनों आएंगे। तो ऐसे मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, यानी ऐसा मोशन जिसमें
एक्स वाई दोनों के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, हम उसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। फिर थ्री डी पतंग उड़ा रहे साहब, पतंग एक्स वाई जेड सभी में जा रहा है, एक्स वाई जेड सभी में आपके पास पक्षी उड़ रहा है, पक्षी एक्स वाई जेड ऐसे भी जा रहा है, 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 हर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स वाई और जेड। ऐसे मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो ये 1D 2D 3D एक डायमेंशन के बेसिस पर आपके पास क्या मोशन होता है, नेचर के बेसिस पर, मोशन के नेचर के बेसिस पर भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। हम हमारे फिजिक्स में बच्चों तीनों टाइप पढ़ते हैं। अभी हम स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है मैकेनिक्स के, हम उसमें ट्रांसलेटली यानी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, लीनियर मोशन पढ़ेंगे। इसके अदर नेम बोल रहा हूं मैं, इसका अदर ट्रांसलेटरी मोशन का अदर नेम क्या होता है, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, हम इसमें यही पढ़ते हैं। यानी ये कह सकते हैं ट्रांसलेटरी यानी एक स्ट्रेट पाथ पर होने वाला मोशन, एक स्ट्रेट पाथ पर होने वाला मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट पाथ पर हो रहा तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। तो ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों हम 1D में भी पढ़ेंगे, 2D में भी पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन अपने पास क्या होता है, जो एक स्ट्रेट पाथ पर होता है। जैसे एक सीधी सड़क है, सीधी रोड है और उस पर एक कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। वही बात एग्जांपल अभी हमने जैसे 1D में किया था। आप क्या कर रहे हैं भाई, आप एक ट्रैक पर ट्रेन को चलता हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेन जा रही है, तो उसके मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे, रोटेटिंग रोटेंशियल मोशन। रोटेंशियल मोशन क्या होता है कि एक उसका रोटेंशियल एक्सिस होगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसका मोशन एक फिक्स रोटेंशियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे मान लो कि बच्चों ये किसी का रोटेंशियल एक्सिस है और इसके अराउंड में ये वाला जो पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन, ये ब्लैक क्या है, रोटेंशियल एक्सिस है। इसके रेस्पेक्ट में ये रेड वाला क्या कर रहा है, चारों ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मोशन कर रहा है। तो यानी किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे हम बात करें फैन, आप फैन को देखेंगे, फैन इस तरीके से बंधा हुआ है, मान लो फैन किससे बंधा हुआ है, जो भी आप उसको लगाते हैं, जो भी यूज लेते हैं, जो आप अपने वॉल के लगाते हैं, दीवार पर जो भी आपका पोर्शन होता है, उस फैन को आप देखेंगे तो फैन कि जो भी अपने पास में पंखुड़ियां जो होती है वो इस तरीके से क्या करती है, मोशन करती है। तो इसका रोटेंशियल एक्सिस ही हुआ, वो इसी के अराउंड में क्या कर रहा है, रोटेंशियल मोशन कर रहा है। तो रोटेंशियल मोशन का मीन क्या होगा, एक फिक्स रोटेंशियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये फिक्स ये रोटेंशियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अराउंड में क्या करता है, ये मोशन करता है, तो बच्चों हम उसको क्या कहते हैं, रोटेंशियल मोशन कहते हैं। जैसे फैन का मोशन हुआ। अब और भी बात यदि करें तो जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, तो सन उनका क्या है, एक रोटेंशियल एक्सिस है। या आप ये कह सकते हैं कि अर्थ भी अपनी एक्सिस पर क्या करती है, रोटेंशियल करती है। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का रोटेंशियल एक्सिस है और अर्थ भी अपनी एक्सिस पर, अर्थ भी अपनी एक्सिस पर ऐसे 24 आवर में, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, ये क्या करती है, अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है। मतलब वो ऐसे रोटेट भी करती है और ऐसे रोटेट करते करते आगे ही बढ़ती है। तो अपनी एक्सिस पर, मतलब उसका भी एक रोटेंशियल एक्सिस है, उसका भी क्या है, रोटेंशियल एक्सिस है। उस रोटेंशियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब मोशन हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, रोटेंशियल मोशन कहते हैं। ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन सबसे ज्यादा पोर्शन बच्चों इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत न्यूमेरिकल इससे आईआईटी नीट में आते रहते हैं। अब जैसे ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है, जैसे नॉर्मली हम बात करें, जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो बच्चों ये पेंडुलम है और इस पेंडुलम को आप देखो ऐसे दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मतलब जैसे हम बात करें और भी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं भाई, है ना, ठीक है, ये ले लेते हैं। सपोज कि ये है अपने पास में, ये इस तरीके से, ये ऐसे देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, डायग्राम बनाता हूं पहले इसका। यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मान लो बांध रखा है और बांधने के बाद पता चल रहा है, बांधने के बाद क्या पता चल रहा है, ये बांध रखा है और यहां से मैंने देखो इसको फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और ये इसका मीन पोजीशन, इसका मीन पोजीशन ही हो गया,
जहां पर ये स्टैंड है, ये इधर भी जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से ये इस साइड भी जा रहा है। तो ये यदि इस तरीके का कोई मोशन हो रहा है, यदि इस तरीके से कोई मोशन हो रहा है, इस तरीके से यदि कोई मोशन हो रहा है, इस तरीके से यदि कोई मोशन हो रहा है, जैसे ये देखो ये वाला मोशन देखिए आप स्प्रिंग लीजिए, है ना, स्प्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को आप बांध दीजिए और आप उसको इस तरीके से कीजिए, ऊपर कीजिए, तो देखो स्प्रिंग खींचेगी भी फिर ऊपर आएगी, स्प्रिंग खींचेगी भी फिर ऊपर आएगी, पाथ उसका सर्कुलर है और वो ऊपर नीचे यानी दोनों डायरेक्शन मोशन कर रहा है। वो इधर भी जा रहा है अपने मीन पोजीशन से, वो इस साइड भी जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। इसको वाइब्रेटरी मोशन क्या कहा जाता है? जैसे आप वाइब्रेशन की बात करें, वाइब्रेशन की बात करते हैं, मोबाइल देखना, मोबाइल जब भी वाइब्रेट करता है तो वो ऐसे करता है, दोनों साइड में से वाइब्रेट होता रहता है, अपनी मीन पोजीशन से वो दोनों साइड में वाइब्रेट होता है। तो ऐसा मोशन भी कौन सा मोशन है? ऑक्सिलेटरी। वाइब्रेटिंग क्यों कहा? क्योंकि जब ऐसे मोशन करेगा तो एक तरीके से वो वाइब्रेट ही करता है। तो ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। जिसमें एग्जांपल जैसे पेंडुलम देख सकते हैं, घड़ी में आप देखना ये पेंडुलम ऐसे दोनों डायरेक्शन में से मोशन करता है। एक झूला आता है, झूला इस तरीके से, शीशा वाला इस तरीके से, इस तरीके से, यानी टू एंड फ्रो मोशन ये कह सकते हैं आप। कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे झूला आता है, ऐसे इधर कोई लड़का बैठा है, इधर लड़का बैठा है, इधर वाले लड़के ने फोर्स लगाया तो इधर वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इधर फोर्स लगाया तो इधर वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो ये बच्चों आज की क्लास में हमने कंप्लीट जो मैकेनिक्स है, जो मोशन है, उसका हमने यहाँ बेसिक आपको बता दिया है। एक छोटी सी बात और बता देते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल ये बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ होता है। आप इंडिया का मैप हम देख सकते हैं, इंडिया के मैप से आप इसको थोड़ा सा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार हमें कंफ्यूजन देता है, कुछ बच्चों कंफ्यूजन रहता है, वैसे नहीं रहना चाहिए इस स्टैंडर्ड में। जैसे मान लो कि बच्चों इंडिया का मैंने साउथ वाला पार्ट बना दिया, ठीक है, आपको पता है कि इधर कौन होता है? कन्याकुमारी होता है भाई, इधर जम्मू एंड कश्मीर होता है, इधर हम राजस्थान में रहते हैं तो ये राजस्थान हो गया, इधर हमारे पास क्या हो गया? ईस्ट के अपने पास सेवन सिस्टर्स हो गई। तो ये बच्चों ये नॉर्थ होता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हम नॉर्थ में ही बताते हैं, ये साउथ में, कन्याकुमारी साउथ में बताते हैं, और ये कौन सा पोर्शन हो गया? वेस्ट और ईस्ट। तो इसको आप ऐसे समझ लो वी, और वी का मतलब क्या होता है बच्चों? हम होता है, हम यानी वी यानी WE, ये वेस्ट होता है और ये क्या होता है? ईस्ट होता है। तो ये इस तरीके से प्रॉपर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल आपके पास क्या है? ये डायरेक्शन भी आपको दिमाग में रखनी है, ताकि न्यूमेरिकल वगैरह करने में हमें आसानी रहे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस से हमारा ये चैप्टर का बेसिक और स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, लाइक जरूर करें आप।